अक्टूबर 7, 2023 को इजराइल पर हमास ने एक आतंकवादी हमला किया जिसमें अब तक इजराइल के 1400 से ज़्यादा नागरिकों की जान जा चुकी है। हमास का अल अक्सा नाम से ये ऑपरेशन इजराइल के ऊपर लैंड, सी और एयर तीनों ही जगहों से कंडक्ट किया गया, जिसमें इजराइल के कई लोगों की जानें गई। साथ ही में पास की कई टेरिटरी पर हमास ने अपना कंट्रोल बना लिया। ये हमला अपनी इंटेंसिटी में इस बार इतना बड़ा था कि इजराइल पर 20 मिनट में ही 5000 से ज़्यादा रॉकेटों से हमला किया गया। हर बार की तरह हमास के रॉकेट्स ने इस बार भी इजराइल के गाजा पट्टी के पास के लैंड एरिया को टारगेट किया, लेकिन इस बार कुछ रॉकेट्स ने तेल अवीव तक को हिट किया। रीजन, इस बार हमले में जो रॉकेट इस्तेमाल किए गए उनकी रेंज 150 किलोमीटर से भी ज्यादा थी, जिन्हें इस बार आयरन डोम रोकने में काफी हद तक नाकाम रहा। इजराइल के ऊपर किए गए हमास के इस हमले के चलते इजराइल के रेसिडेंशियल एरिया में काफी नुकसान हुआ। साथ ही में पास ही में चल रहे म्यूजिक फेस्टिवल के एरिया को भी टारगेट किया गया। इस हमले के तुरंत बाद ही इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने मीडिया को दिए अपने एक इंटरव्यू में लोगों से कहा कि इजराइल के लोगों को तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि इजराइल अब एक वॉर में है। ये वॉर हमने भले ही शुरू नहीं की है, लेकिन इस वॉर को हम खत्म करेंगे। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा दिए गए मीडिया को इंटरव्यू के तुरंत बाद ही इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो गाजा में ISIS से ही लड़ाई कर रहे हैं, जो कि एक ह्यूमन एनिमल्स हैं, और इस बार हम इनको पूरी तरीके से इरेडिकेट कर देंगे। साथ ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने भी इजराइल के आर्मी कैंप को विजिट किया और कहा कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के रिजर्व सैनिकों में मैं भी शामिल हूं, जो आने वाले समय में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड का हिस्सा होंगी। प्राइम मिनिस्टर की अनाउंसमेंट के तुरंत बाद ही इजराइल की डिफेंस फोर्स एक्शन में आ गई और उन्होंने गाजा पट्टी से लगी हुई अपनी सीमा के पास आर्मी को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया। आपको बता दूं कि फिलहाल के लिए इजराइल ने 3 लाख से ज्यादा सोल्जर्स को मोबिलाइज किया है, जो कि योम किपुर की वॉर के बाद, जो कि साल 1973 में हुई थी, अब तक का सबसे बड़ा किया गया आर्मी मोबिलाइजेशन है। इजराइल की गवर्नमेंट ने आर्मी की मोबिलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए गाजा पट्टी के आसपास से लगे सटे इजरायली एरियाज में सिविलियंस को वहां से खाली करवाकर उस एरिया को इजरायली मिलिट्री को सौंप दिया। हमास के इनिशियल ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के काउंटर में इजराइल की एयरफोर्स ने गाजा की बॉम्बिंग की, जिसकी इमेजेस इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। देखने में ऐसा लगता है ये सीरिया का कोई शहर है जहाँ पे ISIS और गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई हुई है। हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के काउंटर में इजराइल ने गाजा की बॉम्बिंग की, लेकिन क्या इजराइल इतने पर रुक जाएगा? जवाब है नहीं। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं आपको दोनों ही देशों की हिस्ट्री के बारे में बता चुका हूं। साथ ही मैं दोनों ही देशों के बीच में आपसी कॉन्फ्लिक्ट के रीजंस को बता चुका हूं। साथ ही में मैंने आपको ये भी बताया था क्यों गाजा के लिए इजराइल अब एक सॉफ्ट स्टांस नहीं अपना सकता है, किन कारणों की वजह से इजराइल गाजा के लिए एक इन्वेजन का प्लान बना रहा है, जिसको उसको इम्प्लीमेंट करना ही होगा। इजराइल के इस प्लान को ही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। गाजा को लेकर इजराइल का जो रिटेलिएशन प्लान हैगा, इसके कुछ फेसेस होंगे जिनको मैं आपको क्रोनोलॉजी के बेस पे बताता हूँ। पहला है ब्लॉकेड, दूसरा है एयर स्ट्राइक, तीसरा है लैंड इन्वेजन। इन फेसेस को वन बाय वन कर बताता हूँ। इजराइल ने इनिशियल फेज में ही 9 अक्टूबर को इजराइल ने गाजा की टोटल ब्लॉकेड की घोषणा की। ये ब्लॉकेड अपने आप में इतना सख्त था कि एक समय के लिए इजराइल ने गाजा को सप्लाई होने वाले पानी, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट की सप्लाई को एक सर्टेन टाइम के लिए बंद कर दिया। इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हुआ, ये मैं आपको स्टैटिक्स के बेस पे बताने की कोशिश करता हूँ। WHO के अगर आंकड़ों को देखें तो गाजा में ऑन एन एवरेज 100 लीटर वाटर का कंजम्पशन भी लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए जब इजराइल ने गाजा की ब्लॉकेड की घोषणा की, तभी ऐसी फुटेजेस देखने को मिली जिसमें गाजा के लोग कोऑपरेटिव रूप से कुएं खोदने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वाटर की नीड को पूरा किया जा सके। इजराइल का ये ब्लॉकेड इसलिए भी ज़्यादा पावरफुल और इम्पैक्टफुल था क्योंकि गाजा को सप्लाई होने वाले वाटर को इजराइल ही कंट्रोल करता है। गाजा पर दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट ब्लॉकेड का इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को कट कर देने का हुआ, जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हॉस्पिटल्स पर पड़ा, क्योंकि वहां पर जो भी ऑपरेशन किए जाने वाले थे उनको कुछ समय के लिए रोक दिया गया। इसका रीज़न ये था क्योंकि इजराइल ही गाजा को लगभग 30% तक इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करता है, जो कि काफ़ी हद तक परमानेंट होती है। हालांकि इसको वॉर टाइम में कुछ समय के लिए कट कर दिया गया था। गाजा पर डिक्लेयर किए गए ब्लॉकेड में इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर देना भी शामिल था। गाजा को इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने में इजराइल की टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों का क्रिटिकल रोल है। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स क्या हुआ है, इजराइल ने गाजा के जिस तरीके से बॉम्बिंग की है, वहाँ पे कोई भी टेलीकम्युनिकेशन जायंट सामने नहीं आ पाया जो कि गाजा को इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। गाजा में मेनली 2G और 3G डाटा ही कंज्यूम किया जाता है। 4G डाटा तो बहुत ही रेयरली इजराइल से सटी सीमाओं के पास कुछ लोगों द्वारा यूज़ किया जाता है। इजराइल का गाजा के लिए ये ब्लॉकेड अपने स्तर पे किया गया एक प्रयास था। इजराइल के फेवर में यूरोपियन यूनियन ने साल 2021 से साल 2024 के लिए फिलिस्तीन के लिए डिक्लेयर किए गए 1.8 बिलियन यूरोस के असिस्टेंस पैकेज को इजराइल पर हुए आतंकवादी हमले के बाद इस एड को अनलिमिटेड टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया है। इजराइल ने जो ये गाजा का ब्लॉकेड लगाया था, इस वजह से इजराइल को काफ़ी इंटरनेशनली क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा था। लास्ट में इजराइल ने USA और अदर
अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के प्रेशर में आकर गाज़ा को इजिप्ट के थ्रू ह्यूमैनिटेरियन एड का एक्सेस प्रोवाइड कर दिया। गाज़ा को लेकर इसराइल की पॉलिसीज़ जो मैंने आपको अभी बताई, ये गाज़ा के खिलाफ इसराइल के तैयार किए गए एक्शन प्लान का फेज़ 1 का हिस्सा थी। फेज़ 2 को समझने से पहले मैं आपको गाज़ा की थोड़ी सी डेमोग्राफी के बारे में बता देता हूँ। गाज़ा पट्टी की कुल आबादी लगभग 22 लाख है। ये एरिया 140 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग फैला हुआ है, जिसमें से 60% से ज़्यादा लोग पॉवर्टी के अंदर रहते हैं। गाज़ा पट्टी की कुल लंबाई लगभग 40 किलोमीटर है, वहीं चौड़ाई लगभग 10 किलोमीटर है। इस आबादी का ज़्यादातर हिस्सा यंग है। आंकड़ों को देखें तो लगभग 43% पॉपुलेशन 0 to 14 की एज की है, वहीं 22% पॉपुलेशन 15 to 24 एज के बीच की है। गाज़ा की ये जो पॉपुलेशन हैगी ये काफ़ी सेंट्रिक हैगी। ज़्यादातर पॉपुलेशन नॉर्थ गाज़ा में है, जिसको गाज़ा सिटी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ पॉपुलेशन मिडिल गाज़ा में है। इसके अलावा बची हुई पॉपुलेशन खान यूनिस और रफ़ा के पास यानी कि साउथ गाज़ा में है। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये मैप लगाया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि गाज़ा की पॉपुलेशन ज़्यादातर नॉर्थ में ही लोकेटेड है। गाज़ा पट्टी एरिया वाइज काफ़ी छोटी है, जहाँ पर गाज़ा 147 स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है, वहीं वेस्ट बैंक 2263 स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है। ऑल्दो इसमें से ज़्यादातर एरियाज में जूज की सेटलमेंट है। इस दूसरी इमेज में आप देख सकते हैं कि यूएसए के वॉशिंगटन डीसी और गाज़ा में पॉपुलेशन डेंसिटी में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। एक और इमेज आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि यूएसए के स्टेट फिलाडेल्फिया के एक डिस्ट्रिक्ट में और गाज़ा पट्टी के एक म्यूनिसिपैलिटी में पॉपुलेशन डिफरेंस कितना ज़्यादा है। पॉपुलेशन का जो डिफरेंस डेंसिटी में हैगा, ठीक वैसा ही एक डिफरेंस नॉर्थ और साउथ में भी है। गाज़ा की नॉर्थ में सेंट्रिक 11 लाख की आबादी को इजराइल की गवर्नमेंट ने एक नोटिस दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आप इस एरिया को खाली कर दीजिए क्योंकि इजराइल की एयरफोर्स यहाँ पे जल्दी ही बॉम्बिंग करने वाली है। यही नहीं, इजरायली गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर भी कर दिया कि इवैक्यूएशन साउथ की तरफ होगा। साथ ही में रूट्स को भी डिफाइन कर दिया गया कि आप इन रूट्स को प्रेफर कीजिए क्योंकि अदर रूट्स पे इजराइल की एयरफोर्स ने बॉम्बिंग करनी शुरू कर दी है। इसके बाद इजरायली गवर्नमेंट ने एयर वॉरफेयर का सबसे क्रूशल स्टेप लिया, जिसमें इजराइल के आसपास के गाज़ा पट्टी से लगे हुए मेडिटेरेनियन सी के आसपास के जोन को एयर ब्लॉकेड के अंदर शामिल कर लिया। इसके बाद इजराइल ने हमास द्वारा कैप्चर किए गए 7 अक्टूबर के इजरायली एरिया से सिविलियंस को खाली करवाया और उस एरिया की साथ ही में गाज़ा पट्टी की हैवी बॉम्बिंग करना शुरू कर दिया। इजराइल ने हमास की पहले भी बॉम्बिंग की है, लेकिन इस बार बॉम्बिंग इतनी ज़्यादा की गई है कि तबाही का मंजर गाज़ा में कहीं ज़्यादा है। बॉम्बिंग के चलते अब तक 14 लाख से ज़्यादा लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा है, वहीं 6,500 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की जान गई है, जिसमें से 2700 से ज़्यादा बच्चे शामिल हैं। इस हैवी बॉम्बिंग के चलते ही गाज़ा की पॉपुलेशन साउथ की तरफ शिफ्ट हो चुकी है, जो कि अब गाज़ा पट्टी को छोड़ना चाहती है। आपको बता दूं कि गाज़ा से बाहर जाने के लिए उनके पास एक ही रास्ता है, वो है इजिप्ट के पास रफ़ा क्रॉसिंग। हालांकि ये क्रॉसिंग इस समय बंद की हुई है। भले ही इस समय इजिप्ट फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो किसी भी तरीके से शरणार्थियों को अपने यहाँ पे आने देने के लिए तैयार नहीं है। रफ़ा क्रॉसिंग के पास एक एयरपोर्ट हुआ करता था, जिसकी साल 2002 में इजराइल ने बॉम्बिंग की थी, जिसके बाद से उसकी सर्विसेज बंद हैं। दूसरी सभी क्रॉसिंग को भी बंद किया हुआ है, जिस वजह से गाज़ा में सिविलियंस पूरी तरीके से फंस चुके हैं। ये था गाज़ा के लिए इजराइल का बनाया गया ऑपरेशन प्लान का फेज़ 2। अब है फेज़ 3, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। फेज़ 3 की ऑलमोस्ट सभी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। जो एरिया हमास ने इजराइल का कैप्चर किया था, उस एरिया को क्लोज्ड मिलिट्री एरिया डिक्लेयर किया गया था। वहाँ से सिविलियंस को निकाल कर उन एरियाज में टैंक की हैवी डिप्लॉयमेंट की गई है। साथ ही में 3 लाख से ज़्यादा रिजर्व फोर्सेज को वहाँ पे तैनात किया गया है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने मीडिया को दिए अपने एक इंटरव्यू में बताया कि गाज़ा की इन्वेशन इनविटेबल है, उसको रोका नहीं जा सकता है। इजराइल गाज़ा में एक सॉफ्ट रवैया नहीं अपनाएगा। इसके बारे में मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, उसके बारे में मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करूँगा। देखिए, गाज़ा की इन्वेजन होगी, ये आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि इन्वेजन होगी। क्वेश्चन ये है कि इन्वेजन कितने समय के लिए होगी और इजरायली फोर्सेज गाज़ा में कितने अंदर तक जाएंगी। साल 1967 से 2005 तक इजराइल ही गाज़ा को इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में कंट्रोल किया करता था। साल 2005 में इजराइल ने गाज़ा से एग्जिट कर लिया। इसके बाद साल 2007 में हमास का राइज हुआ, जो कि एक मिलिशियाई संगठन है जो कि फ़िलिस्तीन की फतह पार्टी से अलग हटकर फ़िलिस्तीन को इजराइल से अलग करवाना चाहता है, वो भी आर्म्ड रिबेलियन के थ्रू। ऐसा पहली बार नहीं है कि इजराइल गाज़ा को इन्वेड करने वाला है। इससे पहले भी 2 बार गाज़ा की लैंड इन्वेजन की जा चुकी है। साल 2008 और 9 में इजराइल ने ऑपरेशन कास्ट लीड शुरू किया था, जो कि 15 दिन की गाज़ा की लैंड इन्वेजन थी। इस ऑपरेशन के दौरान 1400 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए थे, वहीं 4000 से ज़्यादा घरों को पूरी तरह तबाह कर दिया था। इजराइल के 10 सोल्जर मारे गए थे।
इसराइल ने गाज़ा की दूसरी लैंड इन्वेजन साल 2014 में ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज के तहत की थी, जिसमें इसराइल के 17 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। वहीं 2000 के लगभग फिलिस्तीनी मारे गए थे, जिसमें हमास के कई आतंकवादी भी शामिल थे। लेकिन इस बार की लैंड इन्वेजन काफ़ी अलग होने वाली है। हमास ये बात अच्छे से जानता है कि वो इसराइल की लैंड इन्वेजन को नहीं रोक सकता है, ना ही उसका प्रॉपरली सामना कर सकता है। इसीलिए उन्होंने गाज़ा के अंदर मेट्रो बनाई हुई है। ये मेट्रो और कुछ नहीं बल्कि गाज़ा के टनल मेट्रोज हैं, जिनका इस्तेमाल हमास आतंकवादी करते हैं। टनल्स का ये नेटवर्क काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है। हमास ने इस बात का ध्यान रखा है, इसीलिए इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप यहाँ पर आसानी से रह सकते हो, प्रेयर कर सकते हो, खाना खा सकते हो, सो सकते हो, मीटिंग कर सकते हो। हमास ये भी जानता है कि इन पे बॉम्बिंग की जाएगी, इसीलिए हमास ने इनको सोफिस्टिकेटेड तरीके से डिज़ाइन किया है और इनको सिविलियंस एरिया में ही बनाया है, जैसे कि हॉस्पिटल के नीचे, WHO की किसी हेल्थ फैसिलिटी के नीचे। टनल की ये वॉरफेयर कोई नई नहीं है। आपको बता दूं कि यूनानी सिटी अब्रेंसिया की जब रोमन्स ने घेराबंदी की थी, तब टनल्स की वॉरफेयर काफ़ी क्रूशियल मानी गई थी। इसके अलावा मारियापोल में रशियंस और यूक्रेनियन के बीच में साल 2022 में 80 दिनों तक टनल्स में लड़ाई चली है। वियतनाम के सिविल वॉर के दौरान भी वहां के गुरिल्ला फाइटर्स ने टनल वॉरफेयर के थ्रू यूएसए की आर्मी को काफ़ी परेशान किया था। यूएसए की आर्मी ने तो B-52 बॉम्बर्स के थ्रू इन टनल्स की बॉम्बिंग की थी, लेकिन ज़्यादा कुछ असर नहीं हुआ था। इसराइल ये बात अच्छे से जानता है कि इन सभी के कंपैरिजन में गाज़ा का टनल नेटवर्क लगभग 500 किलोमीटर का है। इसलिए साल 2004 में ही इसराइल ने समूर और वीजल्स नाम का एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया था, जो कि इन टनल्स को फाइंड आउट करता है। यही नहीं, इसराइल ने गाज़ा की इन टनल्स को उड़ाने के लिए अमेरिका से GBU-28, जिन्हें बंकर बस्टर मिसाइल भी कहा जाता है, उन्हें पहले ही खरीद कर रख लिया था। गाज़ा को इसराइल इन्वेड करेगा ये लगभग तय हो चुका है, लेकिन इसराइल के सामने सबसे बड़ा खतरा ये है कि वो गाज़ा में जाकर फंस ना जाए, जैसा कि रूस यूक्रेन में जाके फंस गया है। एक तरफ जहां यूएसए इसराइल को समझा रहा है कि आप वो ब्लंडर मत करना जो हमने अफगानिस्तान में किया है, दूसरी तरफ इसराइल भी ये स्टडी कर रहा है कि रूस ने किस तरीके से यूक्रेन में ब्लंडर कर दिया और यूक्रेन को पूरी तरीके से वो कैप्चर कर पाने में नाकाम रही। इसराइल के गाज़ा के इन्वेजन को लेकर सबसे बड़ा खतरा हिजबुल्लाह और ईरान का है। दोनों ने ही पहले ही कंफर्म कर दिया है कि अगर गाज़ा में किसी भी तरीके का एक्शन प्लान इसराइल द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा तो हम रिटेलिएशन करेंगे। ईरान इसराइल के खिलाफ क्या एक्शन लेगा ये इन्होंने अभी तक कंफर्म नहीं किया है, लेकिन हिजबुल्लाह ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। रिसेंटली ही कुछ दिनों पहले की बात है, हमास के इसराइल पे हमला करने के कुछ दिनों बाद ही हिजबुल्लाह ने उत्तरी इसराइल में कुछ शहरों के और कुछ गांवों के ऊपर मिसाइलों से हमला किया। हालांकि इसमें ज़्यादा लोगों की जानें नहीं गई, क्योंकि इसराइल ने पहले ही इवैक्यूएशन करवा लिया था। देखिए, जिस तरीके से लेबनान की आर्थिक हालत काफ़ी कमज़ोर है, लगता नहीं है कि वो अपने साउथ में रेबेलियन हिजबुल्लाह को इसराइल से लड़ाई करने से रोक पाएंगी। और ये इसराइल के लिए काफ़ी घातक हो सकता है, क्योंकि जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, हिजबुल्लाह हमास से कई गुना ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उनके पास ना सिर्फ आर्सेनल की संख्या ज़्यादा है, बल्कि मिसाइल लॉन्च करने की कैपेसिटी भी कहीं ज़्यादा है। दूसरी तरफ इसराइल की गाज़ा में इन्वेजन के साथ ही ईरान का खतरा इसराइल के ऊपर मंडराने लगेगा। इसराइल को लेकर ईरान ने पहले ही कह दिया है कि अगर गाज़ा में इन्वेजन की गई तो हमारी तरफ से बड़ी कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज़ इसराइल के सपोर्ट में आ गई हैं। ज़्यादातर यूरोप के देशों ने फिलिस्तीन के समर्थन में किए गए प्रोटेस्ट की आलोचना की है। यूएसए ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भूमध्य सागर में तैनात कर दिया है। साथ ही में हमेशा की तरह इसराइल को मिलिट्री एड पैकेज दिया है। इसराइल ने भी अपनी तरफ से यूएसए से $10 बिलियन की मांग की है, जिसको आने वाले समय में जल्दी ही कांग्रेस से अप्रूव करवा लिया जाएगा। वेस्टर्न कंट्रीज का ये सपोर्ट इसराइल के लिए यूएन में भी देखने को मिला, जहां रिसेंटली जॉर्डन ने कोशिश की कि इसराइल की एक आक्रामक देश के रूप में निंदा की जाए। तभी ऐसे में इसराइल के समर्थन में यूएसए सामने आया और यूएसए ने इसराइल के फेवर में वोट किया। दूसरे यूरोपीय देशों ने भले ही इसराइल के फेवर में वोट नहीं किया, लेकिन उन्होंने वोटिंग में अपने आप को एब्सटेन रखा। देखिए, इसराइल को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और ये तो उसकी एक शुरुआत है। हमने देखा किस तरीके से इसराइल पे आरोप लगा है कि उन्होंने वाइट फास्फोरस का यूज़ किया है, जो कि एक वॉर क्राइम है। साथ ही में जिस तरीके से गाज़ा की कंप्लीट सीज़ की, उस वजह से गाज़ा के लोगों को काफ़ी तकलीफ हुई। इसके अलावा ज़बरदस्ती इवैक्यूएशन करवाना और सिविलियंस को टारगेट करना, जिसमें हॉस्पिटल के ऊपर किए गए बॉम्बिंग का आरोप इसराइल पर लगा है, इन वजहों से इसराइल की काफ़ी आलोचना हुई है। देखिए, इसराइल गाज़ा में क्या करेगा ये भी एक क्वेश्चन है। इसके अलावा एक बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि इसराइल अगर गाज़ा के एक बड़े हिस्से को एनेक्स कर लेता है तो इसराइल के ऊपर आक्रामक देश होने का निशान पहले की तरह फिर से और गहरा हो जाएगा। इसलिए इजरायली डिप्लोमेट्स ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों ना गाज़ा के नॉर्दर्न हिस्से को कब्जाने के बाद उसको फिलिस्तीन को सौंप दिया जाए। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। आपको बता दूं कि पहले ही फिलिस्तीन की लेजिटिमेट गवर्नमेंट ने ये साफ कर दिया है कि गाज़ा के थ्रू हमास ने जो इसराइल पर हमला किया है उसमें फिलिस्तीन की अथॉरिटी का कोई संबंध नहीं है। ऐसे में इजरायली डिप्लोमेट्स में ये डिस्कस किया जा रहा है कि शायद हम ऐसा कर सकते हैं कि गाज़ा की जो टेरिटरी को एनेक्स करेंगे उसको फिलिस्तीन की अथॉरिटी को सौंप देंगे। इससे दोनों ही देशों के
बीच में रिश्ते कुछ हद तक नॉर्मलाइज हो जाएंगे। भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, यूक्रेन की वॉर ने पहले ही वेस्टर्न कंट्रीज को और रशिया को काफ़ी हद तक अलग अलग कर दिया है। ऐसे में भारत के लिए स्पेस काफ़ी कम हो गया था और भारत को एक साइड चूज करने के लिए दबाव का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अगर वेस्टर्न कंट्रीज और अरब कंट्रीज के बीच में भी दूरियां बढ़ती हैं तो भारत के लिए स्पेस और भी लिमिटेड हो जाएगा। एक बार फिर हम अपना मोटो साफ कर देंगे कि भारत पीस के फेवर में है, लेकिन हमेशा हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें भी दबाव का सामना करना होगा। भारत इन इश्यूज को लेकर दबाव का सामना कर भी रहा है, चाहे वो इजराइल की कोशिश हो कि आप हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डिक्लेयर कीजिए या फिर इसके अलावा यूएन में वोटिंग करना हो। आने वाले समय में ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ईरान और हिजबुल्ला को इजराइल किस तरीके से गाजा की इन्वेजन के दौरान टैकल करता है। दूसरी तरफ ये देखना भी दिलचस्प होगा कि यूएसए रशिया और यूक्रेन की ऑनगोइंग वॉर के दौरान अलग से इजराइल को फंडिंग कैसे प्रोवाइड करेगा, साथ ही में ताइवान को भी मिलिट्री एड प्रोवाइड करेगा ताकि वो चाइना की ओर रेजिस्टेंस दे सके। साथ ही में वेस्टर्न कंट्रीज और अरब कंट्रीज के बीच में बैलेंस बनाकर इजराइल, हमास, गाजा, ईरान, हिजबुल्ला को लेकर भारत की पॉलिसी क्या होगी, ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए ये है इस वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वन, टिल देन हैव फन।